A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शिवम वासने और आज हम बात कर रहे हैं कार्बन एच कंपाउंड के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपको केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए कार्बन, ऐसा कुछ होता है कार्बन रियल लाइफ में एकदम काला काला, पर इस कार्बन की एक बड़ी अच्छी खास बात होती है कि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना है हाइड्रोजन का, H2, O2, N2, ठीक है। अब ये जो आपने मॉलिक्यूल सुने हैं ये सब के सब बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अपने एक भाई के साथ कि भाई तेरे को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चल हम दोनों शेयर कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। हाइड्रोजन ने क्या किया, जरा यहाँ पर देखो, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो स्क्रीन पर। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन उसके भाई हाइड्रोजन का था, दोनों ने क्या करा, शेयरिंग कर ली। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन के शेल कंप्लीट हो गए हैं, मतलब इसके पास भी एक जो शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इसके हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो इनका शेल कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही यहां पर देखें आप, ऑक्सीजन के लास्ट वाला जो शेल होता है उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इनको चाहिए दो मोर इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, तो क्या करते हैं अपने भाई को कहते हैं कि मुझे दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो इनके पास हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही इसके भाई के पास भी हो गए। अब देखो यहां पर कुछ खास बात है। मान लो अगर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये कहलाएगा सिंगल बॉन्ड, ऐसे, और इसको ऐसे ही सिंबलाइज किया जाता है। अगर मान लो आपका डबल बॉन्ड शेयर हो रहा है तो यहां पर मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ये कहलाया जाएगा डबल बॉन्ड, और मान लो यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ये कहलाया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं कार्बन पे वापस। कार्बन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आयनिक बॉन्ड बना लेगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें आप इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बनाएगा। इसका रीजन ये है कि इसके लास्ट वाले शेल में जो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको शेयरिंग आयनिक बॉन्ड वाला बनाना था तो या तो इसके लास्ट वाले शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, या 5, 6 या 7, क्योंकि ये दोनों ही मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। पर सवाल ये एक बनाता है कि कार्बन जैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 ग्रुप में, आई मीन कार्बन जैसे तो बहुत सारे एटम होते हैं हमारे 14 ग्रुप में, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सभी हैं, तो हम इन सब के लिए भी यही बात कहेंगे? नहीं, कार्बन स्पेशल केस है। रीजन बिहाइंड क्या है? कार्बन का अगर आप साइज देखो और बाकी उसके ग्रुप के लोगों का साइज देखो तो काफी बड़ा है। सिलिकॉन कार्बन के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, आप देखोगे यहाँ पर 3 शेल है जबकि कार्बन के पास खाली 2 ही शेल है। मान लो कार्बन जैसा कोई और एटम इसके सामने आता है, कार्बन ही लेते हैं, मान लो कार्बन ही आता है, तो इनके लिए आपस में अट्रैक्ट करना आसान है क्योंकि इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है और उसका इलेक्ट्रॉन पास में, ये देखो ये है इसका न्यूक्लियस कार्बन का, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। अब इसको किसी नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करना है तो तभी हो सकता है कि जब उसका कोई इलेक्ट्रॉन पास में हो, तभी उसे अट्रैक्ट कर सकता है। अगर मान लो मैं सिलिकॉन लू, ठीक है, सिलिकॉन से उसका पड़ोसी वाला जो कोई एटम होगा दोस्त, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा बहुत दूर होगा, तो उसको अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण है कि जो कार्बन है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। पर आप कहोगे यार फिर भी सोच के देखो ना कि भाई सिलिकॉन है तो उसका न्यूक्लियस भी तो बड़ा होगा ना। हाँ ये बात सही है, बट वो भी बना सकते हैं, बट वो छोटी रिएक्शन बना सकते हैं, जैसे पांच पांच सिलिकॉन एक साथ लगा दिए, ठीक है, या 10 लगा दिए, 50 लगा दिए, लिमिट है उनकी। पर कार्बन की लिमिट नहीं है, 100, 200, 300, 500, आप जितने चाहो उतने लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। देखिए कार्बन्स की ना कुछ फॉर्म होती है, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें समझने के लिए हाइड्रोकार्बन्स में हमने उन्हें 3 भाग में डिवाइड किया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये देखो, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। जब एल्केन होता है तो उनमें खाली सिंगल बॉन्ड होता है इस तरह से, डबल बॉन्ड में हम उन्हें कहते हैं एल्कीन, इस तरह से, और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब यह है कि अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो हम उसे एल्कीन कहेंगे, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है उसे हम एल्काइन कहेंगे, और सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम एल्केन कहेंगे। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद एक और, इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब मैं पहले एल्केन समझो, अगर एल्केन है वो खाली तो उसका फॉर्मूला होगा CN
H2N+2, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लूं 3, कार्बन है 3, तो यहां पर हो गए 8 भाई। 2 इंटू 3 प्लस 2 तो कितना हो गया ये 8, तो C3H8 एक एल्केन होगा। ये एक जनरल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी एल्कीन है, यहां पर जो होता फॉर्मूला वो होता C3H6, यहां पर होता C3H4, ये अल्काइन हो गया। तो ये फॉर्मूला आता ही आता है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। अब इसमें एक आखिरी बात, जो एल्केन्स होते हैं उनमें सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं और सबके सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, इस वजह से उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। बट जो बाकी हैं एल्कीन एल्काइन, उनमें या तो कोई डबल बॉन्ड होता है या कोई ट्रिपल बॉन्ड, तो इस वजह से उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड, क्योंकि उनमें अभी भी स्कोप है कि हाइड्रोजन लगाया जा सकता है अगर यहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो। तो यहां पर इसी वजह से इन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि एल्केन्स को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्कीन और एल्काइंस को कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जरा इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सीडीएस 2018 के सेकंड पेपर का। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है। सैचुरेटेड क्या था हमारा था एल्केन। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं आपके लिए। एल्केन्स आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n+2। यहां पर जिस बंदे ने ये लगाया था ये गलत है, तो यहां पर आंसर हो गया हमारा ए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक कहानी बढ़ती है कि इनके कई तरह से फॉर्म होते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि वो एल्केन एल्कीन एल्काइन फॉर्म में होते हैं। बट अगर मान लो अगर हम इसे 3 फॉर्म में बना सकते हैं, मतलब एक होता है स्ट्रेट फॉर्म कि ऐसे बहुत सारे कार्बन लगा दो, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या होता है ब्रांच, मतलब बहुत सारे कार्बन एक लाइन में लगा दो और इनकी सब ब्रांच में भी कार्बन लगा सकते हो, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल होता है साइक्लिक, मतलब हम इन्हें साइकिल फॉर्म में भी लगा सकते हैं। भाई कार्बन 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 लगा दिए तो ये साइक्लिक बन जाएंगे। इसका एक इंपॉर्टेंट नाम होता है बेंजीन। जब इसमें अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड लगे होते हैं तो हम इसे कहते हैं बेंजीन, C6H6। काफी पॉपुलर नाम है, ये आपको याद रखना है। अब यहां तक की कहानी हो गई। पर मान लो मैं भाई आपके सामने एक मैंने ये वाला भी कार्बन दे दिया जिस पर हाइड्रोजन लगे हैं। अच्छा एक बात और, मान लो अगर मैं खाली ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि बाकी हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो मैं ये लिख रहा हूं कि सी 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 और मतलब n टाइम सी है, तो मैं n टाइम सी तो नहीं लिख सकता ना, तो हम क्या कर लिखते हैं उसे CR लिख देते हैं कि इस जैसा बहुत सारे हैं, या यहां पर हमेशा CH3 ही होगा बाद में इसके आगे। अब इसका मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूं। मान लो मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल देता हूं। एक है कंपाउंड CH, बना के दिखाता हूं आपके सामने। ये देखो ये हो गया, क्लोरीन लगा दिया हाइपोथेटिकली। क्लोरीन की कहानी समझेंगे, क्लोरीन कैसे लगाए क्यों लगाए। ये है ये है ये है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन लगा है। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे मुझे बहुत सारे कार्बन लगाने हैं और हाइड्रोजन की जगह, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा ClCr। तो इस जैसी बहुत सारी रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि Cl C C C C C और बाकी जगह क्या लगा है हाइड्रोजन। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर मान लो कार्बन्स हैं, बहुत सारे कार्बन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनको कैसे डिनोट करेंगे, कोई नाम तो होगा, कुछ नामकरण तो कर सकते हैं। खाली हमेशा हम C4 करके लिखते रहेंगे, C4H10 C4H5, नहीं, इनका एक प्रॉपर नाम होता है, नामकरण होता है। इनका नामकरण कैसे होता है, इनके नामकरण में होता है मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। मेन 6 आपके कोर्स में इतना ही है, आपको इतना ही याद करना है, ठीक है। तो अब इस मिथ के आगे क्या है, मान लो सिंगल, खाली मतलब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन के साथ तो हम कहेंगे एन, पर डबल बॉन्ड लगाया तो इन, ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो आइन। ऐसे ही अगर इथ है तो हम कहेंगे सिंगल डबल बॉन्ड के लिए इथीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कहेंगे इथाइन। सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन हो गया, डबल बॉन्ड के लिए हो गया प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो गया प्रोपाइन। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, मीथेन के साथ बताया था इन और आइन,
ठीक है। बट यहाँ पर मीथेन में सिर्फ ए नहीं हो सकता, मतलब मीथेन ही हम कहेंगे, उसमें इन और आइन नहीं लगा सकते। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप हमने दो हिस्सों में बांट रखा है, क्लोरीन ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन वाले। मतलब क्लोरीन ब्रोमीन में तो मैंने आपको भी एक एग्जांपल करके दिखाया था। मान लो यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं मैं और लगा देता हूँ क्लोरीन, या उसी लगा देता हूँ ब्रोमीन, तो ये क्या हो गए, हेलो ग्रुप। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा फॉर्मेट है ऑक्सीजन लग जाता है। ऑक्सीजन कैसे लग रहा है, या तो अल्कोहल फॉर्म में लग रहा है, या एल्डिहाइड फॉर्म में लग रहा है, या कीटोन फॉर्म में लग रहा है, या कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म में लग रहा है। ठीक है। तो मान लो मुझे यहां पर लगाना है अल्कोहल, तो सिंपल अल्कोहल लग गया। अब यहां पर मुझे लगाना है एल्डिहाइड, तो यहां पर हम सिंपल क्या कर देंगे, OH हटा दो, यहां से लगा दो COH। फिर हमें लग रहा है कि हमें कीटोन चाहिए, तो कीटोन लगेगा बीच में, मतलब इस तरह से लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है ना, कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, तो दो तो चलो ऑक्सीजन ने ले ली, दो और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे बीच में लगाना पड़ेगा। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास इसे हम लास्ट में लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात यहां पर और है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और जो एल्कोहल होता है, कहां गया ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। और सेम वे में एल्डिहाइड, ये तीनों आपस में बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आपको याद रखना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा डबल ऑक्सीजन आता है, ठीक है, और अल्कोहल में सिंगल ऑक्सीजन, और एल्डिहाइड में लास्ट में एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होगा। मतलब एक फॉर्म होगी COH, एक होगी OH और एक होगी COOH। तीनों याद रखनी है, ऐसा ना हो कि आप तीनों में कंफ्यूज कर जाएं। अगर तीनों में से आपने किसी में कंफ्यूज किया तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी मेरे पास इसके लिए क्वेश्चन तो नहीं है। अब हमने अभी तक ये समझा था कि भाई अगर कार्बन के नंबर होते हैं, कार्बन जितने होते हैं उस हिसाब से इनके नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार्बन है मीथेन था, दो कार्बन थे इथेन थे, एंड सो ऑन। ठीक है। अब इनके पीछे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरीन, ब्रोमीन लग गए हैं, तो इनके साथ भी तो कुछ नाम होंगे। हाँ, मान लो अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो इनके नाम पहले लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कितने, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या था, यहां पर नाम प्रोप। ठीक है। तो यहां पर हो गया प्रोप। अब उसके अगर उसमें मतलब किसी कंपाउंड में क्लोरीन लगा हुआ है तो हम उसे कहेंगे क्लोरोप्रोप। सिंगल कंपाउंड है तो हम कहेंगे क्लोरोप्रोपीन। समझ में आ रहा है मेरी बात। मैं आपके लिए स्क्रीन दोबारा क्लियर करता हूं, आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल समझ में आ जाएगा। क्लोरीन लगा है तो सबसे पहले लगा दो क्लोरो। उसके बाद कितने हैं कार्बन है, 1 2 3, तो हो गया प्रोप। उसके बाद देखो सिंगल बॉन्ड है क्या ये, हाँ सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया एन। ठीक है। अगर मान लो यहां पर ब्रोमीन लगाया, आखिर में आपको देख रहा है ब्रोमीन, तो हम कह देंगे ब्रोमो। सिंगल बॉन्ड है प्रोप, और सॉरी, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है यहां पर तो एन। ठीक है, ये हो गई कहानी। अब मान लो अल्कोहल लगा हुआ है, तो अल्कोहल के लिए क्या करते हैं, लास्ट में सफिक्स ओल कर देते हैं। ठीक है। भाई आपने ANE है ना लास्ट में, यहां पर अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो यहां से E हटा दोगे, अब ओल लगा दोगे। जैसे प्रोपेनॉल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद ओल ई की जगह। अब देखिए एल्डिहाइड के लिए क्या है, 3 कार्बन है, ठीक है, प्रोप, सिंगल कंपाउंड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, और यहां पर आ गया एल्डिहाइड लास्ट में, तो ये हो गया एल, प्रोपेन, सॉरी प्रोपेनल। लास्ट है कीटोन। कीटोन में देखो सफिक्स लग जाता है ओन। सफिक्स में हमेशा ध्यान रखो, ये जो ई आ रहा है ना, ये हट जाता है हमेशा। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉन, 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर हो गया ओन लास्ट में कीटोन की वजह से। हमेशा याद रखो, जो हम एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन की बात करते हैं, तो यहां पर इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में होने पे एन, ईन, आइन कहते हैं। अगर मान लो किसी और मतलब एटम के साथ इनका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसे एन कहेंगे। सिर्फ कार्बन कार्बन के ऊपर ये फिलॉसफी अप्लाई होती है। देख सकते हो यहां पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, पर हम उसे कह रहे हैं एन, ईन नहीं कह रहे हैं, या आइन नहीं कह रहे हैं। समझ रहे मेरी बात आप। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, ओइक। 3 कार्बन, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, और लग गया आखिर में पीछे में ओइक एसिड, तो हो गया प्रोपेनोइक एसिड। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई।
आगे चलते हैं। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो अब तक हमने सारे कंपाउंड्स पढ़े हैं ये सारे, इनकी कोई प्रॉपर्टी भी तो होती होगी, ऐसा तो नहीं होगा खाली नाम के लिए चलते होंगे ये। अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तीन फॉर्म है: कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन। कंबशन रिएक्शन के पास चलते हैं। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहां ले रखा है मीथेन का, ठीक है, तो हम उसे ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो जल जाता है और CO2 प्रोड्यूस करता है, H2O, हीट एंड लाइट। अब जरा मीथेन के अलावा मैं आपसे कहूं पेट्रोल है, तो पेट्रोल भी तो यही काम करता है। पेट्रोल को जलाऊंगा मैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। भाई पानी आपने देखा नहीं होगा, पानी क्या होता है, पेट्रोल या कोई भी चीज जलाते हैं तो तुरंत उड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर वाटर हमें कभी दिखता नहीं है, पर हमेशा वाटर होता है। अगर मान लो एक माचिस की तीली को आप जलाओ, जलाते ही उसको ना थोड़ा सा अपनी आंख के पास लिया तो आपको ना हल्का सा पानी दिखेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंबस्टन रिएक्शन की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो है ये हम दोनों टाइप के कार्बन के लिए कर सकते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं नॉन सैचुरेटेड। तो दोनों को ही जला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हम सैचुरेटेड को जला सकते हैं, नॉन सैचुरेटेड को जला सकते हैं, दोनों को जला सकते हैं। पर अगर मान लो सैचुरेटेड को जला रहे हो तो ब्लू कलर की सूटी फ्लेम निकलेगी। मतलब जैसे आपने अपने घर में एलपीजी गैस जलाई होगी तो एलपीजी गैस जो निकलती है ब्लू रंग की फ्लेम होती है, उसी की बात कर रहा है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, येलो कलर की फ्लेम निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने लकड़ी जलाई होगी तो लकड़ी जब जलाते हैं तो येलो कलर की फ्लेम निकलती है, या जैसे आपने माचिस जलाई होगी तो येलो कलर की फ्लेम निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फ्लेम। और फ्लेम का नाम है येलो सूटी फ्लेम, ठीक है। और इसकी रीजन क्या होता है कि कार्बन की परसेंटेज उसमें ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मान लो मैं कह रहा हूं ये है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बहुत सारे लगे होंगे, पर अगर मान लो मैं यहां कर देता हूं डबल बॉन्ड, तो अब एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा ना, तो परसेंटेज किसकी ज्यादा हो गई, कार्बन की ही हाइड्रोजन की, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो गई। तो इसी वजह से हो जाता है यहां पर येलो सूटी फ्लेम का रीजन। आगे बढ़ते हैं। फिर होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ये दो क्या कहते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। कैटलिस्ट कौन से हैं, निकल एंड पैलेडियम। इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की ताकत होती है। यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड हो गया। तो अगर मान लो किसी भी कंपाउंड को डबल से सिंगल बॉन्ड में बदलना है तो आपके लिए क्या चाहिए, निकल एंड प्लेटिनियम चाहिए, और वहां से हाइड्रोजन गैस पास करा दो तो वहां से क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें एक बात आपको और समझ, इसमें एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं ना, वो हमें पहले डबल बॉन्ड में मिले होते हैं और उन्हें हमें बदलना होता है सिंगल बॉन्ड में, जिसे हम कहते हैं वेजिटेबल घी। तो उसके लिए यही प्रोसेस का काम होता है और इस पूरे प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजिनेशन। ये बात आपको याद रखनी है। एडिशन रिएक्शन में होता है निकल पैलेडियम हमें एज ए कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट जो होते हैं यहाँ पर आपको जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है भाई, किसी की जगह ले लेना। मान लो आपको कोई टीचर नहीं आया तो दूसरा कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूट टीचर। तो यहां पर भी यही हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहां पर रखते हैं मीथेन को या कोई भी कंपाउंड को, तो यहां पर जब हम किसी क्लोरीन, ब्रोमीन या फंक्शनल ग्रुप से आगे रिएक्ट कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जगह ले लेता है। अब मान लो यहां पर ना क्लोरीन की मात्रा बहुत सारी है, बहुत सारी मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सनलाइट लगातार पास हो रही है, तो अभी तो यहां पर सिर्फ ऐसे है, मतलब एक क्लोरीन है बाकी जगह हाइड्रोजन है। पर मैं अगर अभी भी सनलाइट देता जा रहा हूं और क्लोरीन प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे क्लोरीन जगह ले लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप याद रखो कि यहां से एसिड बनता है आखिर में बाय प्रोडक्ट में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक कंपाउंड है, उसको हमने एक फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो एक तो बनेगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसमें क्लोरीन लगकर आ जाएगा, ये तो कोई भी बता देगा। पर जो एक्स्ट्रा चीज बनेगी वो होगी क्लोरीन, मतलब एसिड। तो ये बात आपको याद रखनी है, सब्स्टिट्यूशन का बाय प्रोडक्ट होता है एक एसिड। अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है दो चीजों के प्रेजेंट में, एल्कीन KMnO4 और एसिडिक K2CR2O7 के में। मतलब यहां पर क्या करते हैं, एक अल्कोहल होता है हमारे सामने, ठीक है, उसको हमें इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना होता है, तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि या तो एसिडिक नेचर में K2CrO7 हो या एल्कनाइन नेचर में KMnO4 हो। तो ये एथेनॉल अपने आप ही
वो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो दोनों हैं KMnO4 और K2CrO7, ये काम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मतलब यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन दिला रहे हैं। समझ रहे मेरी बात आप? तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इथेनॉल और इथेनॉइक एक ऐसे दो कंपाउंड हैं जो बहुत जगह काम आते हैं ऑर्गेनिक में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल कैसे बना और इथेनॉइक कैसे बना। ठीक है, अब आगे समझते हैं इथेनॉल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इथेनॉल जो होता है वो एक कलरलेस प्लीजेंट स्मेल होता है और आसानी से बर्न करा जा सकता है। ये पानी में भी घुला जा सकता है, मतलब ये शराब होता है। आप शराब को पानी में घोल सकते हो ना, तो वैसे ही ये इथेनॉल को भी आप घोल सकते हो, क्योंकि ये एक अल्कोहल है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी जल जाता है। जैसे आप पेट्रोल में आग लगा सकते हो, वैसे ही आप इथेनॉल में भी आग लगा सकते हो। ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है, मतलब अगर एक ग्लास में आपने इथेनॉल छोड़ दिया तो किसी को कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, या मतलब ऐसा नहीं हवा में उड़ जाएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा। अब जरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। मान लो ये है इथेनॉल, मान लो क्या है ये इथेनॉल, ठीक है, इसमें OH लगा हुआ है। अब यहां से हम कराते हैं सोडियम से रिएक्ट, तो क्या होगा? ये सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस उड़ाएगा, तो यहां पर अगर आप कैंडल लेकर आओगे तो क्या आएगी? पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने पे क्या आती है? पॉप साउंड होती है, अगर हम उसे जलाएं तो ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट टाइम आपने ये हाइड्रोजन गैस कहां पढ़ी थी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। मैंने जब आपको मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ाए थे या एसिड बेस पढ़ाया था, तब भी बताया था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है अगर हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं किसी के साथ। तो वो क्या है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब यहां से अगर आगे बढ़े तो आता है अगला डिहाइड्रेशन। मतलब ये अल्कोहल है, इसमें से हमें O हटाना है और इसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका क्या हो गया कि हम इसमें से OH निकाल दें, और ये होता है कि H2SO4 की प्रेजेंस में, जो यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब हम क्या करें कि यहाँ पर हम इथेनॉल लें, उसको H2SO4 में डाल दें, तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड फॉर्म में बाहर आएगा और उसके साथ निकलेगा पानी। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर था आपका अल्कोहल, अल्कोहल से आपने क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको डबल बॉन्ड है और आपको सिंगल बॉन्ड में बनाना है, तो आप क्या करते थे? एडिशन रिएक्शन। याद रखना ये बात। ये देखो, एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनना है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अल्कोहल से डबल बॉन्ड बना सकते हैं। समझ रहे हैं आपको? तो क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है जिसमें आपको बात की जाए कि हमने अल्कोहल डाला कंसंट्रेशन H2SO4 में, तो वो डबल बॉन्ड बन गया। अब हमें अगर सिंगल बॉन्ड में बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन, या हम करेंगे हाइड्रोजनेशन। ये बात आपको याद रखनी, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। अल्कोहल है, अल्कोहल से डबल बॉन्ड बनाना है, तो हमने कंसंट्रेशन H2SO4 में अल्कोहल को डाल दिया, ये हमें बन गया। डबल बॉन्ड से अब हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो हम करेंगे एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास क्या है कि हमें निकल और प्लेटिनियम की प्रेजेंस में करना पड़ेगा, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा नाम है इसका हाइड्रोजनेशन। यहां तक आपको बात याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, अगला है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी सेम है। देखो यहाँ पर कलरलेस होता है, ये सबसे पहले तो थोड़ा ना खट्टा सा टेस्ट होगा, जैसे विनेगर होता है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत कम होता है, मतलब 273 केल्विन पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 373 पे होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं बात करूं 391 की, तो ये 100 से थोड़ा ऊपर पे ही जल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो होता है CH3COOH इथेनोइक एसिड, ये फ्रीज हो जाता है। एक बार फ्रीज हो जाए ना, तो आइस जो होती है, जो बर्फ होती है, और इसमें कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक जैसी दिखती हैं। तो अगर आप खा लोगे तो खाने के बाद ही पता लगेगा कि यार ये तो इथेनोइक एसिड है। ठीक है, खाना नहीं है कभी, बट मैं बता रहा हूं कि दोनों कलरलेस होते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, ऐसे ही लगेगा कि दोनों सेम क्यूब है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं इथेनोइक एसिड को और इथेनॉल को एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दूं, तो ये ईस्टर बनाता है। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर होती है परफ्यूम, सुगंध। ये बात आपको याद रखनी है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बनाया जाए। समझ रहे हो मेरी बात? ये दो कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल इथेनोइक। इथेनॉल से हमने बनाने के लिए क्या करा था? KMnO4 या K2CrO7 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया था और ये इथेनोइक एसिड बन गया था। अब हमें इथेनोइक एसिड भी है, इथेनॉल भी है, तो हमने क्या कर दिया? यहां से बना दिया ईस्टर, जिसे हम कहते हैं परफ्यूम आम भाषा में, या स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे, इसलिए इसे कहते हैं ईस्टर। याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कंपाउंड में देख लो कितने कार्बन है। कार्बन यहां पर है 1 2 3 4, चार कार्बन है, और यहां पर जो हाइड्रोजन है वो हो गए 8।
तो C4H8O ये पूरा का पूरा ईस्टर होता है हमारा, इस बात को आपको याद रखना है। और ये इथेनॉल और इथेनॉइक की रिएक्शन से बनता है। अब आते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या होता है? हमारा ईस्टर बन गया है, ठीक है, ये हमारा ईस्टर है पूरा का पूरा। अब इसको हमें वापस अल्कोहल में कन्वर्ट करना, तो हम ईस्टर को अब NaOH से रिएक्ट करा देंगे और यहाँ पर हमें दो कंपाउंड मिलेंगे जिसमें से एक होगा अल्कोहल और हमारा अल्कोहल का काम हो जाएगा। सोच के देखो, हमने अल्कोहल से शुरुआत की थी और वापस अल्कोहल लाने के लिए हमें बेस से रिएक्ट कराना पड़ा। हो गई कहानी खत्म। अच्छा, ये जो सपोनिफिकेशन है ये रिएक्शन सोप बनाने में भी काम आती है। मैं बताता हूं कैसे। ये जो इसमें दूसरा कंपाउंड बना है CH3COONA, ये सोप है। अगर मान लो इसमें C17H35 लगा दो और ये COONA कर दो तो ये आपका सोप बन जाएगा। यहां पर अभी क्या है, एक है, मीथेन है खाली, बट अगर इतने सारे कार्बन हो तो ये सोप बन जाएगा पूरा। तो ईस्टर से सोप बनाना भी इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, यहां से ध्यान से देखो, ये इथेनोइक एसिड है, ठीक है, और ये यहां पर हो गया बेस। तो जब मैं इथेनोइक एसिड और बेस को रिएक्ट कराऊंगा तो एक तो बनेगा सॉल्ट और एक बनेगा वाटर। अगर मैं HCl प्लस NaOH जो कि एक एसिड है और एक बेस है उसे रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और यहां पर यही हो रहा है। तो ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्ट करने में हमें एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब रिएक्शन की बात करते हैं कार्बोनेट के साथ। जब भी कोई भी एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? CO2 प्लस H2O। आपको याद होगा HCl प्लस Na2CO3। तो यहां पर क्या होगा, आखिर में जो कंपाउंड मिलेगा वो उसमें CO2 प्लस H2O जरूर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम चैप्टर के आखिरी पार्ट पे, वो है सोप। हमने देखो सोप यहां बनाया था, ये देखो मैं आपकी स्क्रीन क्लियर करता हूं, आपको याद आ जाएगा। ये था ईस्टर। ईस्टर को हमने बेस से रिएक्ट कराया था और जब बेस से रिएक्ट कराया था तो हमें CH3CONA मिला था जो कि हमारा क्या है, सोप। अब इस सोप का इस्तेमाल कैसे होता है, सोप काम कैसे करता है ये समझेंगे। मतलब हम कपड़े धोते हैं तो जब हम साबुन से धोते हैं तो उसमें से जो मैल होता है वो निकल कैसे जाता है। देखो इसका सिंपल एक तरीका है। इसको हमने पहले समझने के लिए हमने इसे एक सिंपल एक फॉर्म में बनाया, इस फॉर्म में। देखो ये आपको दिख रहा होगा कीड़ा कीड़ा टाइप का, कि एक इसका सर है और बाकी इसका पूरा शरीर है। तो जो शरीर होता है वो ये वाला हिस्सा होता है, ये हो गया, ठीक है। और जो Na है वो ये वाला हिस्सा हो गया, पिंक कलर की जो बॉल दिख रही है आपको। जो पिंक कलर का हिस्सा है वो होता है हाइड्रोफिलिक एंड, मतलब इसको पानी से डर नहीं लगता। और ये होता है हाइड्रोफोबिक एंड। जैसे फोबिया होता है तो इस वाला जो पोर्शन होता है कार्बन का, ये वाला हिस्सा, इसको पानी से बहुत डर लगता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। जो Na है वो लास्ट वाला पार्ट है, पिंक वाला, और ये जो बाकी है ये है ब्लू वाला। तो जो ब्लू वाला हिस्सा होता है वो होता है फोबिया, उसको पानी से, यहाँ पर लिखा है ना फोबिक, पानी से फोबिया होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है वो होता है फिलिक, जिससे पानी से डर नहीं लगता, ठीक है। अब इसी का पूरा खेल है। ये देखो, मान लो ये डर्ट है, ठीक है, तो डर्ट के पास कौन पहुंचेगा? जिसको पानी से डर लगता है, ठीक है। भाई तू पानी नहीं है, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। जबकि जो हमारा सोडियम है उसको पानी से बहुत प्यार है, तो ये पानी की तरफ भागेगा। तो जब ऐसा बहुत सारे जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डर्ट पे जाके चिपक जाते हैं और जब हम झाग बनाते हैं तो इस तरह से भागने की कोशिश करते हैं। तो जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो वो इस ड्रॉपलेट को, या मैं कहूं इस डर्ट को, अपने अपने हिस्सों में बांट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रोटी हो, उस रोटी पे 10 लोगों के हाथ रखे हुए हों खींचने के लिए, तो क्या होगा? रोटी का छोटा छोटा हिस्सा सब ले जाएंगे। तो ऐसे ये है, जब सोप के मॉलिक्यूल्स इस पे जाके चिपक जाते हैं तो जब ये सब के सब हम रगड़ा देते हैं, मतलब झाग बनाते हैं, या इसको हम ब्रश से साफ करने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने अपने हिसाब से इस डर्ट को खींच ले जाता है अपने साथ, और झाग बनने को हम कहते हैं मिसेल, ठीक है। अब जरा आते हैं दूसरी चीज पे, वो है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का इस्तेमाल क्यों होता है? डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है हमारा एक ऐसे पानी पे जो कि होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट हो। एक होता है सादा पानी जिसे हम पीते हैं, ठीक है, उसमें सोप काम करेगा। पर जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट मिक्स हो रखा हो उसमें काम करेगा डिटर्जेंट। अब इसमें क्या होता है, जरा यहां पर देखो। यहां पर क्या होता है, लास्ट में जो होता है, अभी तक हमने बात की थी सोडियम की,
अब यहाँ पर सल्फोनेट सॉल्ट होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सल्फोनेट सॉल्ट है लास्ट में सोडियम के साथ। तो ये जो सल्फोनेट सॉल्ट होता है ये डिटर्जेंट को अलग बना देता है, जिसकी वजह से जो हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम या हमारे पास मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, उसमें से भी ये जो डर्ट होती है, ऑयल होता है, उसको निकालने में कारगर होता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगा। दो चीजें हमारे पास कपड़े धोने के लिए। पहली चीज है सोप, ठीक है, सोप है जो प्योर वाटर में काम करता है, ठीक है, जो हम पानी पीते हैं उसमें काम करता है, ठीक है। डिटर्जेंट क्या करता है, वो हार्ड वाटर में काम करता है। हार्ड वाटर मतलब जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम हो। अब जो हमने सोप का मॉलिक्यूल देखा था उसमें अब सल्फेट भी आ जाएगा सोडियम के साथ एंड में, ठीक है। जो हमने पिंक वाला पोर्शन देखा था ना, ये पिंक वाले पोर्शन में अब सल्फेट भी आ जाएगा, तभी जाके वो कपड़ा साफ हो सकता है, वरना साफ नहीं हो सकता। ये होता है कहानी का एंड। ये हैं 3 किताबें। अगर ये 3 किताबें अभी तक आपने नहीं देखी हैं, खरीदी हैं, तो खरीद लो, क्योंकि यही किताबें आपकी मदद करेंगी आपका सीडीएस क्वालिफाई कराने में, क्योंकि यही कंसेप्ट आपके मजबूत कर सकती हैं। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा। मेले कोई मैसेज हो तो हैशटैग वाशनिंग करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।